नया साल आने में 1-1.5 महीने का समय बचा था, लेकिन नए साल को सेलिब्रेट करने की तैयारी लगभग सभी लोगों ने अभी से ही शुरू कर दी थी। कोई इस नए साल में कहीं घूमने जाना चाहता था तो किसी ने कुछ नई प्लानिंग कर रखी थी। अंकिता, इस साल नए साल में मैं तुम्हें पक्का किसी हिल स्टेशन घुमाने ले जाऊंगा। ये तो पिछले साल भी बोला था आपने। इस साल पक्का है, अगर नहीं ले गया तो तुम मेरा नाम बदल देना। कुछ लोग नया बिजनेस भी शुरू करना चाहते थे तो कुछ लोग पुरानी किसी आदत को छोड़ना चाहते थे तो कुछ नई आदत डालना चाहते थे। अरे मैं तो थक गई हूँ बोल बोल के। देख नहीं रहे तुम्हारा पेट मटके की तरह बाहर आ रहा है। अरे पिंकी, कुछ दिन और सब्र कर ले, फिर देखना नए साल में मैं जिम जाऊंगा और 6 पैक एब्स बनाऊंगा। हर कोई कुछ न कुछ नया करना चाह रहा था, लेकिन रीमा, सीमा, मीना, रानी और दीपा की जिंदगी में कुछ भी नया नहीं होना था। उनकी जिंदगी में तो वही शोषण और बात बात पर मारपीट लिखी हुई थी। अरे इस तरह तुम लोग धीमे धीमे हाथ चलाओगी तो ऑर्डर क्या तेरा बाप आकर पूरा करेगा? खाने के लिए तो भरपेट खाना चाहिए, लेकिन काम के नाम पर तुम्हारी माँ मरने लगती है। ये कहकर राजेश ने दीपा के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। उसका सिर दीवार से जा लगा। वो दूर जा गिरी। उसके सिर से खून भी बहने लगा। ये देखकर दीपा की बाकी बहनें उसे बचाने को दौड़ी तो खबरदार, जो किसी ने काम छोड़कर इसके पास आने की कोशिश की, पहले काम खत्म करो फिर कुछ और, नहीं तो अभी सिर्फ एक बहन का सिर फूटा है, तुम चारों का भी फूट जाएगा। दीपा की बाकी बहनें मन महसूस कर रह गई। दीपा का सिर फूट जाने के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द से कराह रही थी। ये देखकर अब तेरा रोने का नाटक चालू हो गया। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर राजेश थोड़ा सा नमक ले आया और दीपा के घाव पर डाल दिया। वो एक बार फिर जोर से चिल्ला उठी, आह! चुप चुप कर, मुंह बंद कर अपना, और जो सामने है उसे खत्म कर, नहीं तो पता है ना मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। रीमा, सीमा, मीना, रानी और दीपा सगी बहनें थी। दीपा उनमें सबसे छोटी थी। दीपा जब 2 साल की थी तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके पिता रामदयाल हाथ रिक्शा चलाकर किसी तरह 5 बेटियों का लालन पालन कर रहे थे, लेकिन एक दिन वो भी गुजर गए। बाबा बाबा, आप भी हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? माँ बाप दोनों की मौत के बाद उनके ऊपर भारी संकट आ गया। मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, लेकिन मकान से बड़ा संकट था पेट की भूख मिटाने का। 5 बहनें काम की तलाश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। एक समय तो ऐसा आया कि 3 दिन 5 बहनें भूखी प्यासी काम की तलाश करती रहीं। दीदी, पेट बहुत दर्द कर रहा है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ला दो ना। छोटी बहन की बातों को सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तय कर लिया कि वो पेट की भूख मिटाने के लिए भीख मांगेगी। भीख? हाँ सीमा, अब कोई चारा नहीं है। अगर इसी तरह हम भूखे रहे तो शायद मर जाएंगे। वो 5 सड़क किनारे बैठी इस बारे में सोच ही रही थी, तभी एक बड़ी सी कार उनके आगे आकर रुकी। ये देखकर 5 बहनें उस कार के पास गई। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है, भगवान के नाम पर। उनकी बातों को सुनकर राजेश नाम का आदमी कार से उतरा और उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि क्या कहा? 3 दिनों से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया है? ओहो, कैसी दुनिया है ये। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। राजेश ने 5 बहनों को भरपेट खाना खिलाया। 3 दिनों के बाद जब उनके पेट में अनाज गया तो 5 बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप कितने अच्छे हैं भैया, कितने अच्छे हैं। जानते हैं मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था, मेरा पेट भूख के मारे बहुत दर्द कर रहा था। दीपा राजेश का शुक्रिया अदा कर रही थी, तभी उसने कहा, तुम बच्चियों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आज तो मैंने तुम्हें खाना खिला दिया है, लेकिन कल का सोचकर परेशान हूँ। भैया, क्या आप हमें कोई काम दिला सकते हैं? आप तो काफी बड़े आदमी लग रहे हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं दिला सकता, जरूर दिला सकता हूँ। और सच कहूँ तो मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाला था। सुनो, आज के बाद तुम सभी बहनें मेरे साथ रहोगी। मेरी छोटी सी फैक्ट्री है, वहाँ तुम काम करना। ज्यादा काम नहीं होता वहाँ, 3-4 घंटे काम करने होंगे और बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। चलेगा ना? राजेश की बातों को सुनकर 5 बहनों के चेहरे खिल गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि राजेश कितना बड़ा शातिर आदमी है। उसने तो कई दिनों से उन 5 बहनों पर नजर बनाए रखी थी और वो पूरी प्लानिंग करके उनके पास आया था। उसे अपनी फैक्ट्री के लिए बंधुआ मजदूर चाहिए थे। वो 24 घंटे उनसे काम करवाता।
पैसे तो दूर की बात, वो उन्हें ठीक से 2 रोटी भी खाने को नहीं देता था। दीदी, कब तक हम इस नरक में रहेंगे? कब तक ये राक्षस हम लोगों पर अत्याचार करता रहेगा? राजेश की फैक्ट्री शहर के बाहर एक निर्जन स्थान पर थी। 5 बहनों को वो उसी फैक्ट्री में रखता था। उन्हें काम देकर वो वहां से चला जाता और फिर रात को लौटता और पूरे दिन के काम का हिसाब किताब उनसे लेता। जिन्होंने कम काम किया होता उनकी खूब पिटाई करता। उसके बाद फिर वो फैक्ट्री के बाहर ताला लगाकर चला जाता। हालांकि बाहर उसके गुंडे भी नजर रखते रहते कि कहीं कोई भाग न जाए। दीपा, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रात हमेशा नहीं रहती, सुबह तो होती ही है। वो किसी भी तरह से वहां से भाग नहीं सकते थे। कई सालों से वो उसी तरह उस फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर की तरह जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, रीमा ने देखा कि एक चूहा फैक्ट्री के अंदर इधर उधर घूम रहा है। पहले तो वो उस चूहे से डर गई, फिर उसने सोचा कि आखिर ये चूहा कहाँ से आ गया, पहले तो ये कभी नहीं दिखा हमें। तभी उसकी नजर फैक्ट्री के कोने के बिल पर गई। अच्छा, इसने ये बिल बनाया है और इसी के रास्ते से ये यहाँ आता है और फिर भाग जाता है। ये देखकर रीमा के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपनी बहनों को एक बात बताई। सालों हो गए हमने बाहर का मुंह नहीं देखा, मारपीट, आधा पेट खाना, यही हमारा जीवन बन गया है। लेकिन ये जीवन बदल सकता है। वो कैसे दीदी? हमें यहाँ से भागना होगा। दीदी, पागल हो क्या? हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? बाहर दरवाजे पर मोटा ताला लगा होता है और बाहर उस राजेश के गुंडे भी तो खड़े होते हैं। देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम सब यहाँ से भाग जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? हम लोग एक सुरंग बनाएंगे, जमीन के नीचे गड्ढा बनाकर। सभी को रीमा का आइडिया अच्छा लगा। काम आसान नहीं था और सबसे बड़ी बात, इस काम को बहुत ही सावधानी से करना था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मौत सर पर सवार हो तो किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत आ जाती है। उन सभी ने धीरे धीरे सुरंग बनाना शुरू कर दिया। काम खत्म करने के बाद वे सुरंग के उस गड्ढे के ऊपर एक कपड़ा लगा देते और फिर उसे मिट्टी से ढक देते। किसी को कोई शक नहीं होता। 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब सुरंग का काम पूरी तरह हो गया और वो सुरंग जमीन के रास्ते मेन सड़क पर निकल गई। उस दिन 31 दिसंबर की रात थी। आज की रात इस नरक में हमारी आखिरी रात होगी। उस रात राजेश के जाने के बाद वो 5 बहनें सुरंग के रास्ते से भाग गई और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर विक्रम को सारी बातें बताई। तुम लोगों फिक्र मत करो, उस राक्षस को कानून ऐसी सजा देगा कि उसका सारा जीवन जेल के अंदर सड़ते हुए बीतेगा। इंस्पेक्टर विक्रम ने राजेश और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। उसकी अवैध फैक्ट्री को सील कर दिया गया। आज 1 जनवरी थी। नए साल की शुरुआत हो गई थी और इस नए साल ने इस बार उन 5 बहनों की जिंदगी को नया कर दिया था। वो नरक से आजाद हो गई थी। इंस्पेक्टर विक्रम ने उन 5 को एक अनाथ आश्रम में दाखिल करवा दिया था। 5 बहनें अब वहीं रहती और पढ़ने लिखने के साथ साथ सिलाई कढ़ाई भी सीख रही हैं। माँ, बाबू, अब दोनों अभी छोड़कर मत जाइए। राधा की नींद टूट गई। वो सपना देख रही थी। राधा यही सपना रोज देखती है। आज से 1 साल पहले अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद वो ऐसे ही रोई थी और आज भी ये सपना देखकर राधा रो रही है। माँ, बाबू, आप दोनों क्यों चले गए हम तीनों को छोड़कर? हम लोगों को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। माँ, बाबू, अब वापस आइए ना। राधा रोती रही। राधा की 2 बहनें हैं, पूजा और गुड्डी। तीनों में एक दूसरे से 2 साल का अंतर है। उनके माता पिता बाजार में जाकर सब्जियां बेचते थे। उन लोगों के पास जमीनें थी और राधा के चाचा उसी जमीन पर आंखें टिकाए बैठे थे। भैया और भाभी के जाने के बाद वो जमीन मेरी होगी। हाँ, उसी इंतजार में बैठे रहो। सुनो, अभी के अभी कुछ करो, नहीं तो वो जमीन हमारे हाथ से जाएगी। रेणुका रमेश की पत्नी यानी राधा की चाची है। रेणुका का दिल लालच से भरा हुआ है, इसलिए रमेश और रेणुका दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और एक दिन जब राधा के माता पिता सब्जियां लेकर बाजार जा रहे थे, तब एक ट्रक से उन दोनों का एक्सीडेंट करवाकर उन दोनों को मार डालते हैं। और इसके बाद वो जमीन और तीनों बहनों की जिम्मेदारी रमेश और रेणुका की हो जाती है। हमको जमीन मिल गई, लेकिन ये तीनों बहनें हमारी गले से लटक गई। अरे अब क्या ही कर सकते हैं, उन्हें रास्ते पर तो नहीं छोड़ सकते ना।
रेणुका का दिल नहीं मान रहा था, इसीलिए वो इन तीनों पर हर रोज अत्याचार करने लगी। तीनों का स्कूल छुड़वा दिया और घर के कामों में लगा दिया और एक गलती होने पर मारने पीटने लगी। दीदी, हमारा नसीब ही खराब है। माँ बापू जब तक थे तब तक हम लोग कितने खुश थे। हाँ दीदी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। राधा सबसे बड़ी है, इसलिए उन दोनों को हौसला देने के लिए उसने कहा, कुछ खत्म नहीं हुआ बहनों, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। राधा के मन में अभी भी उम्मीद की किरण है। ऐसे ही ठंडी का मौसम आ जाता है और आज इतनी ठंड में राधा बिना कंबल के ही सोई हुई थी। सपना देखकर उसकी नींद टूट गई और उसे बहुत ठंड लगने लगी। कितनी ठंड है आज, हमारे पास तो एक चादर तक नहीं है। कैसे बिताऊं ये ठंड का मौसम। अपनी दोनों बहनों को पकड़कर राधा फिर से सो गई। सुबह होने में अभी 1 घंटा है, लेकिन तभी रेणुका वहां आई और उसने 1 बाल्टी ठंडा पानी उन तीनों के ऊपर डाल दिया। ठंडे ठंडे मौसम में बहुत मजे से सो रहे हो तुम तीनों। घर का काम क्या तुम लोगों की मरी हुई माँ करेगी? जाओ काम पर लग जाओ। तीनों ठंड के मारे कांपने लगे। कांपते हुए वो लोग बाहर गए और काम करने लगे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। रेणुका भी तीनों को जगाकर सो गई है, लेकिन इन तीनों को अभी काम करना ही होगा, नहीं तो उनकी चाची उन्हें मारेगी। वो तीनों ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं और फिर सारा काम खत्म करने के बाद वो तीनों खाना खाने बैठते हैं। तभी रेणुका आ जाती है। हाँ, तुम्हारे बाप का माल है ना, पूरा दिन बस ठूसते रहो तुम तीनों। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, समझे? रेणुका तीनों को खाने नहीं देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन रात को जब राधा कुछ काम से अपने चाचा और चाची के कमरे के बाहर जाती है, तब उसे उन दोनों की बातें सुनाई देती हैं। इन तीनों को खिलाते खिलाते मेरी पॉकेट खाली हो रही है। इसीलिए तो मैंने एक प्लान बनाया है। आज रात का खाना ही उन लोगों का आखिरी खाना होगा। इन लोगों को मैगी खाने का बहुत शौक है ना, आज रात में इन लोगों की मैगी में छिपकली मिला दूंगी। ये सुनकर राधा बहुत डर जाती है। ये सच है कि तीनों को मैगी बहुत अच्छी लगती है। गर्मा गर्म मैगी मिल जाए तो इन तीनों को और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। लेकिन रेणुका आज रात की मैगी में छिपकली मिलाने वाली है। ये बात राधा ने जाकर अपनी 2 बहनों को बताया। सभी बहुत डर गए। इतने में रेणुका ने तीनों को खाने के लिए बुलाया, लेकिन राधा ने जवाब दिया, नहीं चाची, आज भूख नहीं है। तो क्या खाना बर्बाद होगा? ये ले और चुपचाप खा ले। ये बोलकर रेणुका ने तीनों को छिपकली वाली मैगी थमा दी और तभी राधा ने दोनों बहनों से कहा, बहनों फेंक दो इस मैगी को और भाग चलो यहाँ से। तीनों ने मैगी फेंक दी और दौड़कर भाग गए। रेणुका ने तीनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पकड़ पाई। अच्छा ही हुआ, तीनों को और नहीं झेलना पड़ेगा मुझे। वो तीनों भागते हुए बहुत दूर चले गए। रात के 12 बज गए और तीनों थके हारे एक पेड़ के नीचे रुक गए। दीदी बहुत थक गई हूँ, भूख लगी है, प्यास भी लगी है। हाँ दीदी मुझे भी। लेकिन राधा भी क्या करेगी बेचारी, उसके पास पैसे नहीं है। राधा बैठकर रोती रही। तभी वहाँ से एक औरत अपना ठेला लेकर गुजर रही थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्चा था और वहीं पर 2 आदमी बैठे हुए थे। अरे वो देख, वो औरत बच्चा लेकर जा रही है, उससे बच्चा छीनकर भाग चलते हैं। ये बोलकर उन दोनों आदमियों ने उस औरत से बच्चा छीन लिया और बच्चे को गोद में लेकर भागने लगे। अरे कोई बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ। राधा ने ये देखा। अरे वो लोग उस बच्चे को लेकर भाग रहे हैं, हमें उस बच्चे को बचाना ही होगा। ये बोलकर तीनों बहनों ने उन दोनों पर पत्थर मारना शुरू किया और उनके पीछे भागने लगी। उस आदमी ने बच्चे को तालाब में फेंक दिया और वो दोनों भाग गए। तभी राधा ने दौड़ते हुए तालाब में छलांग लगा दी और उस बच्चे को बचा लिया। वो औरत बहुत खुश हुई। उसका नाम अंजलि है। तुम बहुत बहादुर हो बच्ची, तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई। लेकिन तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? तब राधा ने सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी चाची कितनी बुरी है। तुम तीनों को भूख लगी है ना? रुको, मैं तुम तीनों के लिए मैगी बना कर देती हूँ। अंजलि ठेले में मैगी ही बेचती है। आज भी वो मैगी बेचकर ही घर लौट रही थी। उसने तीनों के लिए गर्मा गर्म मैगी बना कर दी। तीनों ने मैगी खाई। वाह चाची, आपकी मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ चाची, हमें भी ऐसी मैगी बनाना सिखा देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तीनों मेरे साथ मेरे घर चलो। अंजलि तीनों को अपने घर ले गई। वहाँ जाकर उन लोगों ने देखा कि अंजलि का पति बिस्तर पर सोया हुआ है। मेरे पति को एक बीमारी है, ठीक करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, इसीलिए मैं मैगी बेचकर पैसे इकट्ठा कर रही हूँ।
वो पुलिस में नौकरी करते थे। ठीक हो जाने के बाद वो फिर से पुलिस की नौकरी कर सकते हैं। मुझे जितना जल्दी हो सके इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। चाची, हमने आपको चाची कहा है, इसका मतलब ये हमारे चाचा हुए। क्या हम मैगी बेचने में आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तुम तीनों हेल्प कर दोगी तो बहुत अच्छा होगा। अगले ही दिन से तीनों काम पर लग गए। गुड्डी अंजलि के बेटे को संभालती रही और अंजलि के साथ राधा और पूजा ठेला लेकर मैगी बेचने निकल गए। मैगी तो ठीक ठाक बिकी, लेकिन राधा ने देखा कि आसपास और भी 2-3 लोग मैगी बेच रहे हैं। घर लौटकर राधा ने अंजलि से कहा, चाची, वहाँ सभी मैगी बेचते हैं, हमें कुछ स्पेशल करना होगा, तभी हमारी मैगी और ज्यादा बिकेगी। लेकिन मैगी को लेकर और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं चाची, जैसे कि चॉकलेट मैगी। मैंने खाई है, बहुत स्वादिष्ट होता है, और उसमें नारियल का फ्लेवर हो तो मजा ही आ जाएगा। ये आइडिया अंजलि को बहुत अच्छा लगा। अंजलि ने हाँ कर दिया। अगले दिन राधा ने कुछ ताजे नारियल खरीदे और ठेले पर नारियल चॉकलेट मैगी बनाने लगी। आइए आइए, स्पेशल नारियल चॉकलेट मैगी खाइए, आइए आइए। ऐसी अनोखी मैगी के बारे में सुनकर सब लोग खाने चले और सभी ने एक एक प्लेट मैगी ली। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, कुछ नया भी है, और ऐसी मैगी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। और लीजिए न चाचा, और लीजिए। हाँ हाँ, मुझे और एक प्लेट दो। ऐसे बहुत ज्यादा मैगी बिकने लगी। कुछ ही दिनों में अंजलि के पास बहुत पैसे जमा हो गए और अंजलि ने अपने पति का ऑपरेशन करवा लिया। उसका पति राजीव ठीक हो गया और ठीक होकर राधा, पूजा और गुड्डी को गले लगा लिया। ये सब तुम तीनों की वजह से ही हो पाया है। तुम तीनों भी हमारी बिटिया हो। हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। राधा, पूजा और गुड्डी की भी आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों के माँ बापू के मर जाने के बाद पहली बार किसी ने उनसे इतना प्यार किया है। सभी एक साथ रहने लगे। राजीव पुलिस की नौकरी में वापस चला गया और इन लोगों की नारियल चॉकलेट मैगी और ज्यादा फेमस होने लगी। धीरे धीरे करके उन लोगों ने एक मैगी की दुकान खड़ी कर दी, लेकिन उनके चाचा और चाची को जब ये बात पता चली तब वो लोग जलने लगे। वो तीनों हम लोगों से भी अमीर हो गए हैं। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। दोनों ने एक प्लान बनाया और एक रात को उन तीनों को मारने के लिए रमेश और रेणुका हाथ में चाकू लेकर उनकी दुकान पर पहुंच गए। दोनों ने चाकू निकाल लिया। हमें मत मारिए चाची, चाची हमने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन वो दोनों कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं थे। वो दोनों चाकू से तीनों के ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़े और तभी वहाँ राजीव आ गया। उन दोनों को पता ही नहीं था कि राजीव एक पुलिस ऑफिसर है। तुम तीनों मेरी बेटियों को मारना चाहते हो? चलो थाने, अभी मजा चखाता हूँ। राजीव ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल के अंदर दोनों को बहुत डंडे पड़े। उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिल गई और राधा, पूजा और गुड्डी अपने नए माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें